कैफे कॉफी डे एक ऐसी कंपनी जिसने चाय पीने वाले इंडियंस के बीच में कॉफी कल्चर शुरू कर दिया और ये सिर्फ कॉफी के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए स्टेटस सिंबल भी बन चुका था। जो टेस्ट बाहर मिलने वाली 10 रुपए की कॉफी में था, लगभग सेम टेस्ट सीसीडी के 150 से 200 रुपए की कॉफी में आता था, लेकिन फिर भी यंगस्टर्स और बिजनेसमैन की ये पहली पसंद था। 2015 में इंडिया में सीसीडी के 1500 से ज्यादा आउटलेट ओपन हो चुके थे, लेकिन फिर अचानक सीसीडी के मालिक विजय सिद्धार्था ने सुसाइड कर लिया और पीछे एक सुसाइड नोट छोड़ा जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा लिखा था कि उसके सुनने के बाद लोगों ने सीसीडी के शेयर तेजी से बेचने शुरू किए और कुछ ही टाइम में सीसीडी का शेयर 328 रुपए से 30 से 40 रुपए के बीच में आ गया और जो सीसीडी पूरे इंडिया में 1500 से ज्यादा आउटलेट खोलकर बैठा था, उसकी संख्या लगातार कम होने लग गई। सो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कैसे सीसीडी ने इंडिया के अंदर कॉफी कल्चर शुरू किया, इतने पीक पर होने के बाद में अचानक से सीसीडी का डाउनफॉल क्यों शुरू हुआ, विजय सिद्धार्था ने अपने सुसाइड नोट में ऐसा क्या लिखा था जिससे लोगों ने सीसीडी के शेयर बेचने शुरू कर दिए और उनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि उनको अपनी जान देनी पड़ी। आज की वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कर लें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की पॉपुलर कॉफी चेन कैफे कॉफी डे के बारे में, जिसकी शुरुआत विजय सिद्धार्था ने की थी। और अगर आप में से किसी को भी लगता है कि विजय सिद्धार्था सिर्फ कैफे कॉफी डे के मालिक थे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उनके कई सारे बिजनेस थे, जैसे कि रियल एस्टेट में भी था, हॉस्पिटैलिटी में भी था, फाइनेंस में भी था और भी काफी सारी इंडस्ट्री में था। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि उनको कॉफी के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, उनकी पहली पसंद तो फाइनेंस था, तो क्या आप मेरी बात पे यकीन करेंगे? शायद नहीं। लेकिन फिर कॉफी के बिजनेस में वो क्यों आए, कैसे आए, ये सब जानने से पहले हम उनके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। विजय सिद्धार्था का जन्म कर्नाटका के चिकामगलुरु में हुआ था। उन्होंने मैंगलोर यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री कंप्लीट की थी और जैसे कि मैंने आपको बताया, वो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की फील्ड में काम करना चाहते थे। इसीलिए 1983 में वो बैंगलोर से मुंबई आ गए और जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड कंपनी में 2 सालों तक जॉब की। लेकिन वहां पे उनका मन नहीं लग रहा था, तो वो वापस से बैंगलोर लौट गए। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, उनके परिवार का लगभग 100 साल से भी ज्यादा पुराना कॉफी का बिजनेस था और लगभग 500 एकड़ से ज्यादा की जगह में उनके कॉफी के बागान थे। लेकिन विजय सिद्धार्था को इस बिजनेस में कोई खास इंटरेस्ट था नहीं, वो स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते थे। तो उन्होंने अपने पिता से बात की कि मुझे स्टॉक मार्केट में काम करना है। सो उनके पिता ने पहले तो मना किया, लेकिन उसके बाद में उनको 7.5 लाख रुपए दिए और कहा कि इन पैसों से तुम्हारा काम चला तो ठीक है, अगर नहीं चला तो वापस आके फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लेना। सो विजय सिद्धार्था ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैंने 7.5 लाख रुपए तो ले लिए थे, लेकिन सारा का सारा पैसा मैंने स्टॉक मार्केट में नहीं लगाया। मैंने सबसे पहले सिक्योरिटी के लिए 5 लाख रुपए का एक प्लॉट खरीदा। मेरा ये प्लान था कि 5 सालों तक ट्रेडिंग करूंगा और अगर उन 5 सालों में मैंने पैसा कमाया तो ठीक है, नहीं तो कम से कम मेरे पास प्रॉपर्टी तो होगी जिसे बेचकर 7.5 लाख रुपए तो आराम से आ ही जाएंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी का प्राइस हमेशा बढ़ता ही बढ़ता है। तो विजय सिद्धार्था ने एक ऑफिस रेंट पे लिया और बाकी की जो भी बेसिक चीजें होती है, जैसे कंप्यूटर हो गया, फोन हो गया, ये सारी चीजें खरीद कर एक कंपनी की शुरुआत की, जो इन्वेस्टमेंट एंड वेंचर कैपिटल फर्म थी, जिसका नाम रखा गया सिवान सिक्योरिटीज। उन्होंने ये भी बताया कि उस वक्त ट्रेड करना काफी इजी था, सो टन्स में पैसे बनाए जा सकते थे और मैंने बनाए भी। विजय सिद्धार्था ने जो भी प्रॉफिट कमाया उससे जमीन खरीदना शुरू कर दिया। सिर्फ एक ही साल में उन्होंने लगभग 3000 एकड़ जमीन खरीद ली थी। अब आप सोच रहे होंगे इतनी जमीन क्यों खरीदी? मैं आपको बता दूं, उनका प्लान ये था कि वो आने वाले टाइम में इनके ऊपर कॉफी की प्लांटेशन करने वाले थे और उन्होंने ये भी बताया था कि मैं जितनी तेजी से जमीन खरीद रहा था वो कभी कभी पागलपन जैसा लगता था, क्योंकि उस वक्त कॉफी का प्राइस कोई खास तेजी से बढ़ नहीं रहा था। उस वक्त जो भी फार्मर्स थे, मतलब जो कॉफी उगाया करते थे, उनको भी बहुत ही कम मार्जिन मिलता था, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, कॉफी को डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं किया जाता था। देखिए, एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले तो जो बिचौलिए होते थे उनके थ्रू कॉफी को कॉफी बोर्ड तक पहुंचाया जाता था और वहां से गवर्नमेंट कॉफी खरीदती थी और उसके बाद में बाहर के देशों में एक्सपोर्ट किया करती थी। लेकिन फिर भी वो जमीन के ऊपर जमीन खरीद रहे थे और उनका प्लांटेशन का काम चल रहा था। फिर लिबरलाइजेशन के बाद 1992 में गवर्नमेंट ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिसके अकॉर्डिंग लोग अपना सामान डायरेक्टली बाहर के देशों में एक्सपोर्ट कर सकते थे। इस रूल के आने के बाद में विजय सिद्धार्था को कॉफी के बिजनेस में बहुत स्कोप दिखाई देने लगा। इसीलिए उन्होंने 1993 में कॉफी डे ग्लोबल लिमिटेड की शुरुआत की, जिसका नाम पहले अमेलगमेटेड बीन कॉफी ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड था। इस कंपनी में कर्नाटका और बाकी के स्टेट से कॉफी मंगाई जाती थी और उसको बाहर के देशों में एक्सपोर्ट किया जाता था। उनके ऐसा करने से इंडिया में कॉफी उगाने वालों को पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने लगा और कंपनी भी इंटरनेशनल कॉफी एक्सपोर्टर की टॉप लिस्ट में शामिल हो गई। 1995 में CDEL इंडिया की बिगेस्ट अनरोस्टेड कॉफी एक्सपोर्टर कंपनी बन चुकी थी। अब उन्होंने देखा कि एक्सपोर्ट का बिजनेस सिक्योर बिजनेस नहीं है, क्योंकि उसमें डिमांड कभी भी घट सकती है या फिर बढ़ सकती है और प्राइस भी हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है। तो अगर मार्केट में लंबे समय तक टिकना है तो अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करनी पड़ेगी और यही सोचकर विजय सिद्धार्था ने एक कॉफी ब्रांड शुरू करने का सोचा और कॉफी डे की शुरुआत हुई। इस ब्रांड के अंडर में कंपनी फ्रेश ग्राउंड कॉफी तो बेचती थी, साथ ही साथ में कॉफी बीन्स, पाउडर और मशीन भी बेचा करती थी। अब दोस्तों, मार्केट में इनके प्रोडक्ट तो चल ही रहे थे, लेकिन विजय सिद्धार्था अपने इस बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाहते थे। तो उन्होंने एक कैफे शुरू करने का सोचा और अपने एक दोस्त से कहा कि मैं सोच रहा हूँ एक ऐसा कैफे बनाऊं जहां पे लोगों को एसी मिले और वहां पे बैठ के वो अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। अब
ये बात सुनकर उनके दोस्त ने एक सवाल पूछा कि तू कॉफी कितने प्राइस में बेचेगा? तो विजय सिद्धार्था ने आंसर दिया लगभग 25 रुपए के आसपास। उनके दोस्त ने कहा कि एक बात बता, जब आज के टाइम में लोगों को टपरी पे 5 रुपए में फ्रेश कॉफी मिलती है तो कोई तेरे से 25 रुपए में कॉफी क्यों खरीदेगा? विजय सिद्धार्था के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। फिर एक बार की बात है, वो सिंगापुर गए और वहां पे उन्होंने एक ऐसा कैफे देखा जहां लोगों को फ्री में इंटरनेट मिल रहा था, इसलिए बहुत सारे लोग वहां पे बैठकर अपना ऑफिस का काम कर रहे थे, कुछ लोग असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे थे, कुछ लोग एक दूसरे के साथ डेट पर आए थे। वहां से विजय सिद्धार्था को एक आइडिया मिला, क्यों ना यही कॉन्सेप्ट इंडिया में शुरू किया जाए। तो सबसे पहले उन्होंने कैफे शुरू करने के लिए बजट बनाया जिसमें लगभग 1.5 करोड़ रुपए लगने वाले थे, और इसके बारे में उन्होंने अपने दोस्तों से भी बात की। तो सबने कहा कि इतना बड़ा रिस्क मत ले, पर वो नहीं माने। 50 लाख रुपए उन्होंने डिपॉजिट दिया, 50 लाख रुपए में कंप्यूटर और दूसरी चीजें खरीदी, और 50 लाख रुपए उन्होंने इंटीरियर और फर्निशिंग पे खर्च किया। और दोस्तों इस तरह शुरुआत हुई पहले सीसीडी की, यानी कि कैफे कॉफी डे की। 1996 के टाइम पे इंटरनेट मिलना इंडिया में एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, और फ्री में मिलना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। लेकिन सीसीडी में लोगों को फ्री में इंटरनेट मिला करता था, जो इनकी यूएसपी बन गया। साल 2000 आते आते पूरे बैंगलोर में सीसीडी के 22 से ज्यादा कैफे ओपन हो चुके थे। उसके बाद में मुंबई और दिल्ली में भी 10-10 स्टोर ओपन कर दिए गए थे। अब विजय सिद्धार्था का कॉफी का बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा। कॉफी मशीन्स और प्रोसेस कॉफी तो मार्केट में चली रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉफिट आ रहा था कैफे कॉफी डे से। उन्होंने बिजनेस को और बढ़ाने का सोचा, जिसके लिए उनको अच्छी खासी फंडिंग की जरूरत थी। सो उन्होंने कुछ कंपनी से फंडिंग ली और अपना कारोबार बढ़ाया। 2007 तक पूरे इंडिया में 200 से ज्यादा स्टोर्स ओपन हो चुके थे। वहीं 2015 आते आते इंडिया में 219 सिटीज में लगभग 1500 से ज्यादा कैफे ओपन हो चुके थे। कंपनी लगभग 14 इंटरनेशनल आउटलेट चला रही थी, और करीब करीब इनकी 25,000 से 28,000 मशीन्स कॉर्पोरेट में लगी हुई थी। हर जगह पे यही दिख रहा था कि कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, लेकिन पीछे का सच कुछ और ही था। इतने सारे स्टोर्स को सीसीडी ने ओपन तो किया था, लेकिन वो सारा का सारा कर्ज लेके ओपन किया गया था। उनके एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज्यादा थे। पिछले 2-3 सालों से कंपनी लगातार घाटे में चल रही थी। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 2013 से लेकर 2015 तक कंपनी को कितना रेवेन्यू आया, कितना प्रॉफिट हुआ, और उन्होंने कितने एक्सपेंसेस किए। फिर कंपनी ने अक्टूबर 2015 में आईपीओ लॉन्च किया, और 316 से 328 रुपए पर शेयर के हिसाब से 11.5 बिलियन के शेयर इश्यू किए गए। इनके शेयर्स को लोगों ने खूब खरीदा, क्योंकि सीसीडी का कंज्यूमर से डायरेक्ट कनेक्शन था, और इनके इन्वेस्टर्स में जो नाम शामिल थे वो शेयर मार्केट के किंग थे, जैसे कि नंदन नीलकानी, राकेश झुंझुनवाला की रेयर एंटरप्राइजेस और रमेश दामानी। ये वो नाम है जिन्हें आज के टाइम में हर कोई जानता है। साथ ही कंपनी के इस इश्यू को कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, सिटी ग्लोबल मार्केट इंडिया, मॉर्गन स्टैनली इंडिया, एक्सिस कैपिटल, एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज और यश बैंक जैसी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक्स मैनेज कर रही थी। अब दोस्तों आईपीओ से जो पैसा आने वाला था उसके साथ क्या करने वाले थे, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आईपीओ से जो पैसा आने वाला था उसमें से 5.3 बिलियन कॉफी डे एंटरप्राइज लिमिटेड में लगने वाले थे, और लगभग 1.26 बिलियन सीडीजीएल यानी कि कॉफी डे ग्लोबल लिमिटेड में लगने वाले थे, और कंपनी का ज्यादातर पैसा कर्जा चुकाने में लगने वाला था। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, डेट का सारा पैसा सिर्फ सीसीडी में ही नहीं लगने वाला था, बल्कि सीडीईएल की और भी कई सारी कंपनीज थी जिन्हें विजय सिद्धार्था ने सीसीडी के बाद शुरू किया था। जैसे कि 2000 में विजय सिद्धार्था ने वे टू वेल्थ नाम की कंपनी शुरू की थी, जो कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर थी। 2006 में उन्होंने ग्लोबल विलेज टेक पार्क बनाया था, जो कि रियल एस्टेट की कंपनी थी, और ये लगभग 120 एकड़ में फैली हुई थी। यहाँ पे उन्होंने बड़े बड़े कॉर्पोरेट पार्क को लीज पर ऑफिसेस बनाकर दिए थे। उसके बाद में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कदम रखा, और कई जगहों पे सराय नाम से रिजॉर्ट एंड स्पा भी खोले थे। इसके अलावा लॉजिस्टिक के बिजनेस में भी उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपांड किया था। साथ ही कई सारी कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया हुआ था, जिनमें माइंडट्री नाम की भी एक कंपनी शामिल थी। अब दोस्तों इतना तो आप खुद जानते होंगे, इतने सारे बिजनेस में एक्सपांड करने के लिए पैसे की भी जरूरत पड़ती है, तो उन्होंने ज्यादातर डेट ही मार्केट से लिया हुआ था। अब दोस्तों इन सब से उन्हें प्रॉफिट तो हो रहा था, लेकिन डेट का अमाउंट इतना ज्यादा था कि उसके आगे प्रॉफिट बहुत ही कम था। इसके अलावा 2012-2013 में इंडियन मार्केट में सीसीडी के कई सारी विदेशी कॉम्पिटिटर भी आ गए, जैसे कि स्टारबक्स, डंकिन डोनट, कोस्टा कॉफी, बरिस्टा, मैकडॉनल्ड और भी कई सारे। अब दोस्तों एक तो पूरा एम्पायर ही लोन के बेसिस पे खड़ा हुआ था, जिसमें सीसीडी को छोड़कर बाकी सबसे कोई खास कैश फ्लो जनरेट नहीं होता था। दूसरी तरफ सीसीडी के कॉम्पिटिटर भी मार्केट में आ चुके थे, जिससे उनका बिजनेस भी बहुत लो हो गया था। अब ऐसे में सीडीईएल के ऊपर जो डेट था उसे चुकाने के लिए कंपनी कहीं ना कहीं से डेट लेती थी, फिर उसका लोन चुकाने के लिए कहीं और से डेट अरेंज करती थी, और ऐसा कर करके कंपनी पूरी तरीके से डेट ट्रैप में फंस गई। 2015 में कंपनी के ऊपर 6000 करोड़ से ज्यादा का डेट था, और 2019 आते आते वो लगभग 7000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया। 2017 में उनका पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी नाम जोड़ा गया। टैक्स चोरी का शक होने की वजह से इनकम टैक्स ने उनके ऊपर रेड डाली, और लगभग 650 करोड़ रुपए की कंसील्ड इनकम पाई गई। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जल्द से जल्द उन्हें पूरा टैक्स चुकाने के लिए कहा। फिर दोस्तों दूसरी तरफ 2018 में IL&FS का स्कैम भी सामने आया, जिसमें कंपनी बॉन्ड्स रीपेमेंट, लोन रीपेमेंट और इन्वेस्टर डिपॉजिट को डिफॉल्ट कर रही थी, जिसके बाद में आरबीआई ने बैंक्स एंड एनबीएफसीज को स्ट्रिक्ट नोटिस दिया कि जितने भी लोग डिफॉल्ट कर रहे हैं उनको और लोन ना दिया जाए, और जिनको भी लोन दिया है उनसे जल्दी से जल्दी वसूल किया जाए। अब दोस्तों ऐसे में विजय सिद्धार्था को कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा था, और डेट चुकाने के लिए कंपनीज उनके ऊपर
ऊपर दबाव बना रही थी। बात मीडिया तक तेजी से फैलने लग गई, जिसके बाद में लोगों ने तेजी से सीसीडी के शेयर्स बेचने शुरू कर दिए, जिससे 2015 में जो शेयर प्राइस 316 से 328 के बीच में था वो धीरे धीरे गिरने लग गया। फिर दोस्तों बीच में कंपनी को प्रॉफिटेबल दिखाने के लिए इन्वेस्टर्स के सामने सीसीडी के प्रॉफिट का डेटा रखा गया, जिसमें 2017 से 2019 तक सीसीडी को लगातार प्रॉफिट हुआ था और वो भी साल दर साल बढ़ रहा था। पर बाकी के बिजनेसेस में क्या चल रहा था, उनके ऊपर कितना कर्जा है, इस बात की इन्वेस्टर्स को कोई भी खबर नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों ने इनके शेयर में इन्वेस्ट करना नहीं छोड़ा और इस वजह से शेयर प्राइस फ्लक्चुएट होता रहा, पर कभी भी 100 रुपए के नीचे नहीं आया। वहीं कंपनी ने अपने डेट को चुकाने के लिए कई सारे एसेट्स गिरवी रखे और माइंडट्री के सारे स्टेक्स बेच दिए। इवन डेट चुकाने के लिए कई इक्विटी पार्टनर के पास सीसीडी के मेजॉरिटी स्टेक को गिरवी रखकर डेट अरेंज किया गया, लेकिन उस अमाउंट से पूरा डेट चुकाया नहीं जा सकता था। जून 2019 तक शेयर का प्राइस ठीक ठाक चल ही रहा था, लेकिन जुलाई 2019 में वीजी सिद्धार्था गायब हो गए और फिर ये खबर न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल की ब्रेकिंग हेडलाइन बन गई। जांच पड़ताल करने पर उनकी डेड बॉडी कुछ मछुआरों को मिली, वो दुनिया छोड़कर जा चुके थे। उनके पास एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें लिखा हुआ था, मैं एक फेल एंटरप्रेन्योर साबित हुआ, मैं अब और प्रेशर झेल नहीं पा रहा हूं। मैंने कुछ महीनों पहले प्राइवेट इक्विटी पार्टनर से अपने शेयर को गिरवी रखकर डेट बोरो किया था। अब वो लोग मुझे शेयर बायबैक करने के लिए बार बार प्रेशराइज कर रहे हैं। मैंने अपने कुछ फ्रेंड से भी डेट लिया था, वो लोग भी मुझे पैसे चुकाने के लिए फोर्स कर रहे हैं और आईटी डिपार्टमेंट भी जल्दी से जल्दी टैक्स रिटर्न करने का दबाव बना रही है। हो सकता है आने वाले टाइम में मेरे असेट से आप सबका कर्जा चुक जाए। अपने सुसाइड नोट में उन्होंने लोगों से माफी भी मांगी। जब ये खबर मीडिया में फैली तो लोगों ने तेजी से अपने शेयर्स बेचने शुरू कर दिए और कुछ ही दिनों में शेयर प्राइस 30 से 40 रुपए के बीच में आ गया। उनके जाने के बाद में 2020 में उनकी वाइफ मालविका हेगड़े ने एज ए सीईओ कंपनी को ज्वाइन किया, बहुत सारे असेट्स बेचे, आउटलेट बंद किए और 2021 तक लगभग 75% लोन चुका दिया गया। और अभी हाल फिलहाल की बात करें तो कंपनी के ऊपर लगभग 465 करोड़ रुपीस का डेट है, जो कि मैनेजेबल है। पर इंडिया में जहां पर एक टाइम पे सीसीडी के लगभग 1500 से 1700 आउटलेट थे, अब वो बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं, जबकि उनके जो कॉम्पिटिटर्स थे उनके आउटलेट काफी ज्यादा संख्या में बढ़ चुके हैं। पर ऐसा भी कहा जा रहा है कि फिलहाल ये कंपनी रिवाइविंग पीरियड में चल रही है। हो सकता है आने वाले टाइम में CDEL एक बार फिर से इंडिया की डोमिनेटिंग कॉफी चेन बन जाए। खैर दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचान वालों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके अलावा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो भी जरूर कर ले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।